हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी उत्तराखंड ऑनलाइन क्लास में। और आज हम बात करेंगे ऐतिहासिक काल के स्रोत और कुलीन वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के विषय में। लेकिन हम केवल उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिन प्रश्नों में थोड़ा सा डाउट है और जो प्रश्न एक बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न एक बार एग्जाम में आए हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनके पूछे जाने की फिर से संभावना भी है। बाकी जो ये सेट है, ठीक है, कितने प्रश्नों का है, लगभग 40 प्रश्नों का ये सेट है यहाँ पर, और आपको इसको सॉल्व भी करना है। ठीक है, खुद को आप देखें कि आपके कितने मार्क्स इसमें आ रहे हैं। ठीक है, तो लगभग यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छा अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट भी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। और ये 43 प्रश्नों का एक सेट है, लेकिन हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ही चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लिखित नाम है, और ये प्रश्न यूकेपीसीएस 2014 में पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। शिवपाल, शिवपालित, हरिपाल। दूसरा है शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त। शिवपालित, शिव और हरि। और चौथा ऑप्शन है शिवदत्त, शिवपालित और हरि। तो ठीक है, देख लेते हैं। अगर हम अल्मोड़ा सिक्कों की बात करें, सबसे पहले तो हमें जानना होगा कुनिंदों की मुद्राओं के बारे में। तो कुनिंदों की मैंने आपको मुद्राएं बताई थी दो टाइप से, एक प्रारंभिक मुद्राएं और एक परवर्ती मुद्राएं। तो परवर्ती मुद्राएं अर्थात बाद के जो शासक है उनकी मुद्राएं, परवर्ती अर्थात बाद की मुद्राएं। और इस परवर्ती मुद्राओं में मैंने आपको मुद्राओं के 3 टाइप बताए थे। एक बताया था अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं, एक बताया था अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, और एक बताया था छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं। तो काफ़ी अच्छे से हमने इन तीनों मुद्राओं को देखा था। तो हमारे पास जो प्रश्न आया यूकेपीसीएस 2014 में, वो आया अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं से। और प्रश्न ये था कि अल्मोड़ा सिक्कों में किन कुनिंद राजाओं का नाम लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी डिफिकल्ट प्रश्न था ये। ठीक है, जिसने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो उसने ये प्रश्न गलत कर दिया होगा। ठीक है, तो शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त इसका सही उत्तर है। ठीक है, जो कि मैंने आपको करवा भी रखा है। ठीक है, तो शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त अच्छे से याद करने के लिए आप देखिए, एक राजा और भी था इसमें। ठीक है, मगभट। और भी राजा है वैसे तो, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए याद करने के लिए आपको ध्यान रखना होगा, सबके लास्ट में क्या आ रहा है, दत्त आ रहा है या लत आ रहा है, दत्त आ रहा है। देखिए भत्त आ रहा है, भत्त, दत्त, लत, दत्त। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यूकेपीसीएस 2014 में पूछा गया प्रश्न था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से प्रश्न अलग भी बन सकता है। देखिए किस प्रकार से अलग बन सकता है। अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों में कुल कितने कुलीन राजाओं का नाम ज्ञात होता है हमें। जो अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के हैं, तो यहाँ से हमें कुल कितने कुलीन शासकों का नाम ज्ञात होता है। 5 शासकों का, 7 शासकों का, 6 शासकों का या 8 शासकों का। अगर हम बात करें वर्तमान समय तक, तो वर्तमान समय तक अल्मोड़ा प्रकार के टोटल और कितने सिक्के मिल चुके हैं, 58 सिक्के मिल चुके हैं। ठीक है, तो हमें अभी तक कुल कितने कुलीन शासकों का नाम ज्ञात होता है, तो हमें 8 शासकों का नाम पता चलता है अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों से अभी तक। ठीक है, कौन 8 राजा थे वो, एक तो ये शिवदत्ती हो गया, शिवपालित हो गया, हरिदत्त हो गया, और कौन है, मगभट हो गया। ठीक है, 4 राजा तो ये हो गए। इसके बाद शिव से ही एक अलग नाम आता है, शिव रक्षित। क्या नाम आता है, शिव रक्षित, करवा रखा है आपको। ठीक है, आसेक हो गया, गोमित्र हो गया, एक राजा कौन था, गोमित्र। ठीक है, गोमित्र, जाओ भाई मित्र के पास जाओ। तो और एक हो गया विजय भूति। तो 8 राजाओं का नाम पता चलता है हमें अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों से। तो थोड़ा सा अलग प्रश्न है पहला और प्रश्न दूसरा, तो मैंने आपको करवा दिया, इसीलिए कहीं ऐसा ना हो कि आपको कोई डाउट हो। अब बात करें अमोघ भूति शासक था किस वंश का। ठीक है, तो यूके एग्जाम 2018 में भी पूछा गया। पॉलिटेक्निक लेक्चरर परीक्षा प्री जो एग्जाम हुआ था 2012 में, वहाँ पर भी ये प्रश्न पूछा गया, और ना जाने कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया होगा। अब देखिए, यौधे वंश से संबंधित है, कुडिंद वंश से संबंधित है, पाल वंश से संबंधित है, कुषाण वंश से संबंधित है। वैसे तो सभी को पता होगा कि कुडिंद वंश का राजा था अमोघ भूति, काफ़ी प्रतापी राजा हुआ करता था। लेकिन थोड़ा सा इसमें एक फैक्ट और बताना है कि कुछ इतिहासकारों ने ये कहा कि अमोघ भूति कोई राजा नहीं था। राजा नहीं था, ठीक है, तो था क्या ये, तो कुछ इतिहासकारों ने बोला कि एक राजकीय पदवी हुआ करती थी। राजा लोग इस पदवी को धारण करते थे, एक उपाधि थी ये, जिसे राजा लोग धारण करते थे। कौन, कुडिंद वंश के राजा धारण करते थे। और इस अमोघ भूति का अर्थ होता है कभी न समाप्त होने वाला वैभव, या कह सकते हैं जिसकी विभूति कभी ना कम हो, वो होगा अमोघ भूति। और ये थी एक राजकीय पदवी। और किसने ऐसा माना है, जायसवाल जी ने। ठीक है, तो जायसवाल जी का कहना है कि अमोघ भूति कोई व्यक्ति विशेष नहीं था, बल्कि एक राजकीय पदवी हुआ करती थी, एक उपाधि हुआ करती थी, जो कुडिंद वंश के जो राजा थे वो धारण किया करते थे। तो देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है। ठीक है, ये ऐसे फैक्ट हैं, आप एक बार सुनेंगे आपको याद हो जाएगा यार, इतना ज़्यादा इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अमोघ भूति किस वंश का राजा था, कुडिंद वंश का राजा था। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं।
महाभारत में कुनिंद नरेश किस नाम से जाने जाते थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर देखिए, क्योंकि फिर से देखिए ये यूकेपीसीएस जब 2017 में एग्जाम हुआ था, 2016 में फॉर्म आए थे, 2017 में पेपर हुआ था, तो वहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए डिफिकल्ट प्रश्न था। डिफिकल्ट क्यों था? देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो है देखिए द्विज श्रेष्ठ और द्विज, ठीक है। जिसने ये पढ़ा होगा उसके लिए तो काफ़ी डिफिकल्ट प्रश्न बन गया होगा, क्योंकि देखिए घनश्याम जोशी जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि महाभारत में कुनिंदों को क्या कहा गया है? द्विज कहा गया। और कई ऐसी अधिकांश बुकें ऐसी वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पर भी यही लिखा गया है कि महाभारत में कुनिंदों को क्या कहा गया? द्विज कहा गया है। लेकिन जब एग्जाम में प्रश्न आया तो देखिए कितना डिफिकल्ट बना दिया। ऑप्शन में द्विज श्रेष्ठ भी दे दिया और द्विज भी दे दिया, और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर माना द्विज श्रेष्ठ। तो ध्यान रखेंगे आप कि महाभारत में कुनिंद नरेश किस नाम से जाने जाते थे? द्विज श्रेष्ठ नाम से जाने जाते थे। तो देखिए थोड़ा सा विवाद भी कह सकते हैं, क्योंकि घनश्याम जोशी जी ने क्या कहा है? द्विज कहा है, ठीक है। अब देखिए हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपको वहाँ पर ऑप्शन में द्विज श्रेष्ठ ना मिले, ठीक है, केवल द्विज मिले। ऐसा भी हो सकता है कि द्विज ना मिले और केवल द्विज श्रेष्ठ आपको ऑप्शन में मिले, और ऐसा भी हो सकता है कि सेम ऐसा ही प्रश्न रिपीट हो जाए और द्विज श्रेष्ठ और द्विज दोनों आपको ऑप्शन में मिल जाए। तो द्विज श्रेष्ठ ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। एक बार क्योंकि प्रश्न आ चुका है तो आयोग ने इसका उत्तर क्या माना है? द्विज श्रेष्ठ माना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कुनिंद नरेशों से संबंधित है? और ये प्रश्न भी यूकेपीएससी एआरओ का जो एग्जाम हुआ था दिसंबर 2019 में, वहाँ पर पूछा गया था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन देख लेते हैं, धनभूति, अमोघभूति, कृष्णदेव राय, राम राय, विग्रहराज, पृथ्वीराज और अशोक चल कराचल। देखिए प्रश्न काफ़ी सरल है। सरल इसलिए है क्योंकि सरल बना दिया आयोग ने, प्रश्न डिफिकल्ट बन सकता था, लेकिन यहाँ पर अमोघभूति का नाम आ जाने से ये प्रश्न का लेवल एकदम जीरो हो गया। बहुत ही सरल प्रश्न बनिए, क्योंकि सभी को पता है, जो तैयारी कर रहे होंगे, अच्छी तैयारी में होंगे, उनको पता होगा कि अमोघभूति कुनिंद नरेश हुआ करता था। अमोघभूति क्या था? कुनिंद राजा था, और काफ़ी प्रतापी राजा था। कुनिंद वंश का सबसे प्रतापी राजा कह सकते हैं आप, अमोघभूति को ही माना जाता है। तो इसलिए ये प्रश्न यहाँ पर आसान हो गया। जिसने भी अमोघभूति यहाँ पर ऑप्शन में देखा होगा, थोड़ा पढ़ा होगा कि अमोघभूति कुनिंद राजा है, तो उसने क्या किया होगा? डायरेक्टली इस ऑप्शन पे टिक कर दिया होगा। तो ये प्रश्न का लेवल थोड़ा क्या हो गया? डाउन हो गया। देखिए प्रश्न का लेवल हाई कैसे होता? अगर अमोघभूति के साथ यहाँ पर एक ऑप्शन में एक नाम और दे दिया जाता, जैसे मान लीजिए विशाल भूति, ठीक है, विशाल भूति, तो यहाँ पर काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है प्रश्न। फिर आपको ये सोचना पड़ता कि अमोघभूति विशाल भूति सही है या अमोघभूति धनभूति सही है, क्योंकि धनभूति का नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन मैंने आपको ऑनलाइन कोर्स में वहाँ पर करवा रखा है। जितने भी महत्वपूर्ण राजा थे उनके नाम मैंने आपको लिखवा रखे हैं, धनभूति का नाम भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो अमोघभूति और विशाल भूति दे दिया एक ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में क्या दे दिया? धनभूति, अमोघभूति। तो कहीं ना कहीं आप फिर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते कि मैं किस ऑप्शन पे टिक करूं। लेकिन फिलहाल तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो चलिए इसका उत्तर क्या है? धनभूति और अमोघभूति इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड मैंने बना दिया, निम्नलिखित में से कौन कुनिंद नरेशों से संबंधित है? तो धनभूति, अग्रराज। अब देखिए धनभूति नाम भी नया नया सा है, अग्रराज भी नया नया सा है। अगर डायरेक्टली मैं आपको ये प्रश्न पहले करवाता तो आपको शायद उत्तर पता नहीं चलता, लेकिन धनभूति अभी ऊपर ऑप्शन में था तो आपको ये आसानी से अब आ भी जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? धनभूति और अग्रराज, ठीक है। तो ऑप्शन ये बेस जो प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ ये तभी करें आप जब आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी हो। जब आप थ्योरी अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपको इन प्रश्नों में मजा आएगा। अब अगर आप ऐसे ही रटेंगे ना कि कौन सा कुनिंद नरेशों से संबंधित है, धनभूति, अग्रराज, अब रावण भी है वैसे तो संबंधित कुनिंद नरेश से, तो इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें तो उसको पहले थ्योरी उसकी पढ़ें और उसके बाद उसके ऑप्शन पर जाएँ। अब देखिए अगला प्रश्न है, अमोघभूति के समय कुनिंद राज्य की सीमाओं में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सम्मिलित हुआ करता था? तो देखिए हिमाचल प्रदेश, सहारनपुर एवं बिजनौर का मैदानी भाग, अंबाला का मैदानी भाग, उत्तराखंड। केवल विकल्प संख्या 1 एवं 4 सही है, और छठवां मैंने ऑप्शन दे दिया यहाँ पर उपरोक्त सभी, जो कि नहीं होना चाहिए था, गलत दे दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था विकल्प संख्या 1, 2, 3, 4 इस टाइप से लिखना चाहिए था। उपरोक्त सभी में तो देखिए ये यहाँ पर मैंने 5वां विकल्प भी दे रखा था, थोड़ा सा गलत हो रहा है, लेकिन हमें समझना है देखिए कहाँ पर क्या इसका उत्तर होगा। तो अमोघभूति के समय कुनिंद राज्य की सीमाओं में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित था? तो अमोघभूति आपको पता है कुनिंद वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ करता था, और उसके समय कुनिंद राज्य का विस्तार काफ़ी हो चुका था। और कुछ इतिहासकारों ने तो ये भी कहा है कि उसने यवन सम्राट अपोलोडोरस को भी हराया था,
ठीक है। यवन सम्राट अपोलोडोरस की 30 मुद्राओं के साथ अमोघभूति की मुद्रा भी मिली। जब अमोघभूति की मुद्रा मिली तो इतिहासकारों ने अलग अलग कल्पना करी। कुछ इतिहासकारों ने कहा कि वहाँ पर युद्ध हुआ होगा अपोलोडोरस से, कुछ इतिहासकारों ने कहा कि वहाँ से इनका व्यापारिक संबंध हुआ करते थे। तो अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत दिए। तो थोड़ा सा ध्यान रखना आप, यवन सम्राट अपोलोडोरस की 30 मुद्राओं के साथ अमोघभूति की एक मुद्रा भी मिली है। तो अमोघभूति की मुद्रा यवन सम्राट अपोलोडोरस के साथ मिली है, नोट कर लीजिए इस फैक्ट को। अब देखते हैं कि इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ था। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, सहारनपुर और एवं बिजनौर का मैदानी भाग। देखिए हिमाचल प्रदेश में भी यहाँ पर अमोघभूति का क्षेत्र सम्मिलित था हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, सहारनपुर और बिजनौर की बात करें उत्तर प्रदेश में, ठीक है, तो ये भी अमोघभूति की सीमाओं में ये क्षेत्र भी सम्मिलित हुआ करता था। अंबाला का मैदानी भाग, अंबाला कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, तो ये मैप है यहाँ पर। ठीक है, तो हरियाणा का जो ये अंबाला है, अंबाला का जो मैदानी भाग है वो भी अमोघभूति की सीमाओं में शामिल था। ठीक है, अमोघभूति के राज्य की जो क्षेत्र था उसमें शामिल था। चौथा है यहाँ पर उत्तराखंड, ये तो था ही। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, और अगर हम बात करें कुड़िंद राज्य की सीमाओं के बारे में, ठीक है, तो पंजाब तक भी सीमाएं बताई जाती है। ठीक है, कि पंजाब में भी इनका क्षेत्र हुआ करता था। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से भी देखें तो हिमाचल प्रदेश, सहारनपुर में बिजनौर का मैदानी भाग, अंबाला का मैदानी भाग और उत्तराखंड, चारों में क्या था? चारों क्षेत्र कुड़िंद राज्य की सीमाओं में शामिल थे अमोघभूति के समय। इसलिए मुझे यहाँ पर ऑप्शन क्या लिखना चाहिए था? छठवें प्रश्न, यहाँ पर जो छठवां ऑप्शन है लिखना चाहिए था पहला, दूसरा, तीसरा एवं चौथा सही है, ना कि उपरोक्त सभी लिखना था। ठीक है, तो आप इसको सही कर लीजिएगा। टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है लेकिन हो गई, अभी नज़र में आ गया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अमोघभूति के समय हिमाचल प्रदेश, ये चारों क्षेत्र शामिल हुआ करते थे। ठीक है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, अमोघभूति के पश्चात कुड़िंदों का पतन प्रारंभ हुआ। जब अमोघभूति की डेथ हो गई उसके बाद जो कुड़िंद वंश था उसका पतन प्रारंभ होना शुरू हो गया। दूसरा ऑप्शन है, अमोघभूति के समकालीन राज्य यौदुम्बर व यौधेय हुआ करते थे। तीसरा ऑप्शन है, सिरकप तक्षशिला से मृग एवं देवी के रूप युक्त एक कुड़िंद ताम्र मुद्रा प्राप्त हुई है। चौथा है, अमोघभूति प्रकार की मुद्राओं में खरोष्टी एवं ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। पांचवा ऑप्शन है विकल्प संख्या 3 असत्य है। कौन सा? ये 3 असत्य है, ऑप्शन के हिसाब से कह रहा हूँ। ठीक है, और छठवां ऑप्शन है, यहाँ पर पांचवां लिख दिया मैंने फिर से, छठवां ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई भी कथन असत्य नहीं है। मतलब जितने भी यहाँ पर कथन दिए गए हैं ये सभी के सभी सही है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। अमोघभूति के पश्चात कुड़िंदों का पतन प्रारंभ हुआ। देखिए, अमोघभूति एक प्रतापी शासक था कुड़िंद वंश का, और जैसे इसकी डेथ होती है तो इसके बाद क्या होता है? कुड़िंदों का पतन प्रारंभ हो जाता है। इसलिए क्या है? बिल्कुल सही है। अमोघभूति के समकालीन राज्य औदुंबर व यौधेय हुआ करते थे। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो अमोघभूति था उसके समकालीन राज्य कौन थे? औदुंबर और यौधेय थे, और इनसे इनके काफ़ी अच्छे संबंध थे, काफ़ी अच्छी मित्रता थी। ऐसा माना जाता है कि औदुंबर और यौधेय राज्य से अमोघभूति के काफ़ी अच्छे संबंध हुआ करते थे, और ये इनके समकालीन राज्य थे। इसलिए ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। सिरकप तक्षशिला से मृग एवं देवी के रूप युक्त, ठीक है, मृग और देवी, ठीक है, जो सिक्का मिला, ठीक है, तांबे की सिक्का मिली। देखो, तांबे का ताम्र मुद्रा प्राप्त हुई, कहाँ से? तक्षशिला सिरकप से। तो उस सिक्के पे क्या था? मृग बना हुआ था, देवी बनी हुई थी। तो एक कुड़िंद ताम्र मुद्रा प्राप्त हुई है सिरकप से। ठीक है, तो बिल्कुल ये भी ऑप्शन सही है। चौथा प्रश्न है, अमोघभूति प्रकार की जो मुद्राएं हैं उनमें खरोष्टी एवं ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। तो 2 प्रकार की लिपियां हमको देखने को मिलती है अमोघभूति प्रकार की जो मुद्राएं थी अमोघभूति की, तो ब्राह्मी लिपि भी देखने को मिलती है और खरोष्टी लिपि भी हमें वहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है। 5वें ऑप्शन पे आ जाए हम, विकल्प संख्या 3 असत्य है। 3 असत्य है, तो ये गलत बात है, ये तो सत्य है, हमने देख लिया है। और छठवां ऑप्शन हो जाएगा फिर हमारा, उपरोक्त में से कोई भी कथन असत्य नहीं है, अर्थात सभी कथन सत्य हैं। तो हमारा जो करेक्ट उत्तर होगा ये लास्ट वाला होगा। ये जितने भी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए सभी के सभी सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न तो आपको करवा रखा है, यहाँ से आपको खुद ही अब उत्तर देने हैं। ठीक है, तो अब अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, लाखा मंडल प्रशस्ति से यादवों के 12 राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा ऑप्शन है, लाखा मंडल प्रशस्ति में यमुना प्रदेश के यादवों की राजधानी सिंहपुर बताई गई है।
कालसी शिलालेख में अशोक ने हाथी की आकृति उत्कीर्ण करवाई। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। अब अपनी कॉपी स्टार्ट कर दीजिए, आप कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और यहाँ से प्रश्न संख्या 9 से उनका उत्तर अब लिखना शुरू कर दीजिए कि कितने प्रश्न आपको आते हैं, क्योंकि कुड़िन्द वंश तो मैंने आपको पढ़ा दिया है और जो ये 8 प्रश्न मैंने आपको बताए हैं इन प्रश्नों में थोड़ा डाउट था और ये प्रश्न कहीं आए भी थे और हो सकता है मैंने आपको ऑनलाइन कोर्स में ये ना करवाए हों। ठीक है, तो मैंने सोचा कि एक बार उनको मैं करवा दूं, लेकिन यहाँ से जितने भी प्रश्न आगे आएंगे वो सभी प्रश्न मैंने आपको करवा रखे हैं। तो देखिए 8वां प्रश्न, कौन सा कथन सत्य है, अपनी कॉपी में लिखिए। मुस्लिम लेखकों के अनुसार किस वर्ष सुल्तान नासिरुद्दीन द्वारा कालसी के स्तूपों और मंदिरों का विनाश किया गया? कब विनाश किया गया? ठीक है, 1254 में, 1354 में, 1260 में या 1360 में। देखिए अपने आप को धोखा मत दीजिए। अगर आप कॉपी और पेन लेके कर रहे हैं तो अब जितने आपने अगर नोट्स लिखे भी हैं तो वहाँ से आप ना देखें तो वो बेटर रहेगा। ठीक है, अब खुद को खुद धोखा दोगे तो यार ऐसे में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। देखिए पाणिनि ने कालसी के लिए क्या नाम प्रयुक्त किया? शुद्ध नगर प्रयुक्त किया, कुलन प्रयुक्त किया, कालकूट प्रयुक्त किया या युगशैल प्रयुक्त किया? कालसी शिलालेख कैसा शिलालेख है? लघु शिलालेख है, पृथक शिलालेख है, दीर्घ शिलालेख है या उपरोक्त सभी? ठीक है, तो ये भी आपको करवा रखा है। उत्तर भारत में कितने स्थानों से अशोक के चतुर्दश शिलालेख प्राप्त होते हैं? 2 स्थानों से, 3 स्थानों से, 4 स्थानों से या 1 स्थान से? ठीक, सारे प्रश्न आपको करवा रखे हैं। इनके उत्तर मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला हूं, आप खुद इनके उत्तर लिखिए कॉपी में और देखिए कितने आपके सही होते हैं, फिर अपने नोट से चेक कीजिए, मुझे बताइए कि आपने इतने नंबर प्राप्त किए हैं। कालसी शिलालेख में कुल कितने लेख लिखे गए हैं? जो हमारा कालसी शिलालेख है वहाँ पर कितने लेख लिखे गए हैं? 12, 13, 14 या मात्र 1 लेख? कालसी की तुलना एक शांत तालाब से किसके द्वारा की गई? कनिंघम के द्वारा, यशवंत कटोच के द्वारा, वाल्टन के द्वारा या अजय रावत के द्वारा? लाखामंडल के खंडित शिलालेख से हमें किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? कुड़िन्द वंश के विषय में, छागलेश वंश के विषय में, कार्तिकेय पूर्व वंश के विषय में या यौदय वंश के विषय में? रानी ईश्वरा के लाखामंडल प्रशस्ति से हमें किस वंश के विषय में पता चलता है? यादव वंश या यदुवंश कह सकते हैं, परमार वंश, कार्तिकेयपुर या यौदय वंश? तो जितने भी प्रश्न यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ एक बार आप ऑनलाइनर में अपनी कॉपी में भी लिख लीजिए इनको। पीडीएफ में नहीं देने वाला हूँ क्योंकि पीडीएफ मोबाइल में ही पड़ी रह जाती है, आप लोग कुछ करते नहीं हो। और सभी छात्रों से मेरा निवेदन है, सभी अभ्यर्थियों से, कि सभी प्रश्न नोट कर लीजिए। हो सके तो आप मुझे भेज सकते हैं कि हाँ आपने नोट किए। ठीक है, अगर आप को लगता है कि हाँ हमें भेजने चाहिए तो आप हमें भेज भी सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं भेजना चाहते हैं मत भेजिए, कोई नहीं, लेकिन नोट जरूर कीजिए यार। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कुड़िन्नों के विषय में वराहमिहिर की रचना विरत संहिता से भी जानकारी हमें मिलती है। दूसरा ऑप्शन है कुड़िन्नों के विषय में जानकारी देने वाले अब तक मात्र 5 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तीसरा ऑप्शन है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में कुल 7 कुड़िन्न राजाओं के नाम हमें मिलते हैं। और चौथा ऑप्शन है कुड़िन्नों की मुद्राएं द्विलिपीय एवं द्विधात्विक हुआ करती थी। तो इनमें से कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है आपको ये बताना है। 19वां प्रश्न है किस राजवंश का वर्णन पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है? तो काफ़ी सरल है, कुषाण, कुड़िन्द, परमार या कत्यूरी? निम्नलिखित में से कुड़िन्नों के विषय में जानकारी प्राप्त करने का स्रोत नहीं है। ठीक है, जिससे हमें कुड़िन्नों के विषय में जानकारी नहीं मिलती है? मार्कंडेय पुराण व विष्णु पुराण से, रामायण व महाभारत से, विरत संहिता से या लाखामंडल के खंडित शिलालेख से? 21वां प्रश्न है कुड़िन्नों के उत्कर्ष या स्वर्णिम काल की अवधि है। ठीक है, एक अनुमानित अवधि है, ये कुछ गारंटी नहीं है लेकिन एक अनुमान लगा सकते हैं हम कि कौन सी अवधि में जो कुड़िन्नों का स्वर्णिम काल रहा होगा। 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, अर्थात ईसा मसीह के जन्म से पहले। ठीक है, तो ये ईस्वी पूर्व का तो आपको पता ही होगा, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का जो काल है। तो 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। दूसरा ऑप्शन है 600 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। तीसरा है 500 से 400 ईस्वी पूर्व। और चौथा है 200 ईस्वी पूर्व से 300 या 400 ईस्वी, यहाँ पर सॉरी गलत हो गया, 200 ईस्वी पूर्व से 300 या 400 ईस्वी तक होना था केवल। ठीक है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा, 200 या 300 या 400 ईस्वी तक, तो लगभग। ठीक है, कौन सा हम स्वर्णिम काल कह सकते हैं? कुड़िन्नों की राजधानी का सही क्रम क्या है? सुधनगर, बेहट, श्रीनगर, कालकूट? दूसरा है कालकूट, बेहट, श्रीनगर और सुधनगर। बेहट, सुधनगर, श्रीनगर या कालकूट, या श्रीनगर, कालकूट, सुधनगर, बेहट? तो ये भी आपको करवा रखा है। ठीक है, अब अगर आप कॉपी देख के करेंगे तो खुद को धोखा देंगे और ऐसे में कभी आप सिलेक्शन ले भी नहीं पाएंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान से कुड़िन्नों की मुद्राएं मिली है? तथ्यूड़ और अठूड़, सुमाड़ी व भड़गांव, कत्यूर घाटी या उपरोक्त सभी? तो ठीक है, ये भी आपको बताना है। कत्यूर घाटी से कुड़िन्नों की कितनी मुद्राएं मिली है? 50, 54, 52 या
56। अगला प्रश्न है कुड़िनों के जो द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु के सिक्के चलाए गए? सोने चांदी के, सोने चांदी व तांबे के, चांदी व तांबे के या केवल तांबे के। ठीक है, तो ये भी करवा रखा है। किसने अमोघ भूति मुद्राओं की तुलना यूनानी शासकों की हेमिदृश्य मुद्राओं से करी? कनिंघम ने, एलन ने, यशवंत सिंह कटोच ने या हरिकृष्ण रतोड़ी ने। 27वां प्रश्न है कत्यूर घाटी से मिली 54 मुद्राओं का संबंध किन कुड़िन शासकों से है? जो कत्यूर घाटी से हमें 54 मुद्राएं मिली उनका संबंध किन कुड़िन शासकों से है? शिवदत्त, आसेक व गोमित्र से, शिवदत्त, शिवपालित व हरिदत्त से, अमोघ भूति और मगवत से, केवल अमोघ भूति से। तो ये भी करवा रखा है आपको। निम्नलिखित में से कालसी का प्राचीन नाम? बहुत ही सरल प्रश्न, कालकूट, खलतिका, युगशैल या उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, सत्य है। लाखामंडल प्रशस्ति से यादवों के 12 विषयों के में जानकारी मिलती है। ये प्रश्न शायद रिपीट हो गया है। लाखामंडल प्रशस्ति में यमुना प्रदेश के यादवों की राजधानी सिंहपुर बताई गई है। कालसी शिलालेख में अशोक ने हाथी की आकृति उत्कीर्ण करवाई या सभी। ठीक है, तो ये बताना है आपको। किस इतिहासकार ने कुड़िनों को कांगड़ा के कुनेतों से संबंधित माना? एलन ने, यशवंत सिंह कटोच ने, कनिंघम ने या शिव प्रसाद डबराल जी ने। अगला प्रश्न है यहाँ पर 31वां, कुड़िनों की जो मुद्राएं हैं वहाँ पर किसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है? यवनों का प्रभाव, कुषाणों का प्रभाव, पहला एवं दूसरा दोनों या इनमें से कोई नहीं। ब्रिटिश संग्रहालय से कुड़िन राजा शिवरक्षित की जो मुद्रा है निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हुई? ठीक है, तो किसे प्राप्त हुई? महेश्वर जोशी को प्राप्त हुई या कनिंघम को प्राप्त हुई, यशवंत कटोच जी को मिली या शिव प्रसाद डबराल जी को मिली। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? संभवतः कुड़िन जाति उत्तराखंड राज्य पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति थी। दूसरा ऑप्शन है कुड़िन राज्य का विस्तार दक्षिण में बेहड़ तक ही था। तीसरा ऑप्शन है कुड़िनों की मुद्राओं से यह ज्ञात होता है कि कुड़िन शासकों पर शैव व बौद्ध धर्म दोनों का प्रभाव था। कुड़िन काल में आंतरिक व्यापार मुद्राओं पर आधारित होता था। तो कौन सा कथन असत्य है ये आपको देखना है। महाभारत काल में कुड़िन नरेश सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? श्रीनगर, काशीपुर, कालसी या टिहरी। तो काफ़ी सरल है ये भी प्रश्न। 35वां प्रश्न है कुड़िन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक। ठीक है, तो इसमें तो ऑप्शन भी ना दूं तो चलेगा। कुड़िनों के उत्कर्ष काल में कुड़िनों की राजधानी किस स्थान पर थी? ठीक है, तो कुड़िनों के जो उत्कर्ष काल था श्रीनगर राजधानी थी, कालकूट में थी, सुधनगर में थी या इनमें से कोई नहीं। किस अभिलेख से कुड़िनों के विषय में हमें जानकारी मिलती है? कालसी से, भरूच से, मथुरा से या सभी से। 38वां प्रश्न है कालसी शिलालेख में कालसी निवासियों को किस शब्द से संबोधित किया गया है? तो अपरांत, पुलिंद, कौड़िंद या द्विज। तो काफ़ी सरल है, ये प्रश्न भी करवा रखा है। कुड़िनों की किस प्रकार की मुद्रा को स्थानक शिव प्रकार की मुद्रा कहा जाता है? छत्रेश्वर प्रकार की, अल्मोड़ा प्रकार की, उपरोक्त सभी या अमोघ भूति प्रकार की। कालसी शिलालेख किस वंश से संबंधित है? तो देखिए ये थोड़ा सा हो सकता है आपको पता ना हो, अगर आपने प्राचीन इतिहास नहीं पढ़ा होगा तो कालसी शिलालेख किस वंश से संबंधित है? तो कालसी शिलालेख किसका है? सम्राट अशोक का है और सम्राट अशोक मौर्य वंश का सम्राट थे। तो सम्राट अशोक किस वंश से थे? मौर्य वंश से थे। तो ये भी यूके ट्रिपल एस एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखा जाए तो वैसे प्राचीन इतिहास का प्रश्न है। ठीक है, कालसी शिलालेख किससे? मौर्य वंश से संबंधित है, मौर्य वंश के सम्राट अशोक से। तो मैंने बता दिया, क्या पता आपको ना पता हो इसलिए। 41वां प्रश्न है किस स्थान से ईंटों पर उत्कीर्ण लेख मिले? नैनीताल से, केदारनाथ से, बाड़वाला, देहरादून से, फर्स्ट एवं तृतीय दोनों। तो पहला और तीसरा दोनों यहाँ पर ऑप्शन में है। निम्नलिखित में से किस स्थान से मूर्ति पीठिका लेख मिले? देवलगढ़ से, बाड़वाला से, कुलसारी से, फर्स्ट एवं थर्ड दोनों, फर्स्ट एवं थर्ड दोनों। निम्नलिखित में से किस स्थान से कुड़िनों की मुद्राएं मिली है? ढिकुली से, गोबिसाण से, विष्णुप्रयाग से या उपरोक्त सभी से। तो ये मैंने आपको ऑनलाइन कोर्स में नहीं करवाया, तो इसका जो उत्तर है वो है उपरोक्त सभी। तो जो कुड़िनों की मुद्राएं कहाँ से मिली है? उपरोक्त सभी स्थानों से कुड़िनों की मुद्राएं मिली है। तो आप सभी प्रश्नों को देखिए, कितने प्रश्न आपको आ रहे हैं जरूर देखिए। आप थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और देख लेते हैं। ठीक है, ढिकुली, गोबिसाण, विष्णुप्रयाग तथा बाड़ाहाट से भी कुड़िनों की मुद्राएं मिली है। बाड़ाहाट अर्थात उत्तरकाशी, उत्तरकाशी का जो प्राचीन नाम है बाड़ाहाट के नाम से हम उसे जानते हैं और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। सुमाड़ी गांव पौड़ी से 1000 सिक्कों के ढेर से 8 कुड़िन शासकों की पहचान की गई। तो सुमाड़ी गांव से भी क्या मिले? हमें कुड़िन राजाओं के विषय में हमें जानकारी मिलती है क्योंकि वहां पर कुड़िनों के सिक्के प्राप्त हुए। महाभारत के अनुसार तंगण जाति कुलिंद राज्य में निवास करती थी। एक तंगण जाति थी तो वो कहाँ निवास करती थी? कुड़िनों के राज्य में।
सभा पर्व में पांडवों के राज्य की उत्तरी सीमा से लगे कुलिंद जनपद की ठकुराइयों को अर्जुन द्वारा जीतने का तथा कुलिंद नरेश सुबाहु द्वारा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में विभिन्न उपहार दिए जाने का वर्णन है। तो देखिए यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न बनता है। महाभारत के किस पर्व में कुलिंद नरेश सुबाहु द्वारा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में विभिन्न उपहार दिए जाने का विवरण मिलता है? तो सभा पर्व में। ठीक है, तो महाभारत के यहाँ पर हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कुलिंद नरेश सुबाहु। ठीक है, तो ये अर्जुन वाला यहाँ पर उतना महत्वपूर्ण हो ना हो, लेकिन कुलिंद नरेश सुबाहु द्वारा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में कुछ उपहार दिए गए थे अलग अलग, तो ऐसा वर्णन हमें कहाँ मिलता है? सभा पर्व में मिलता है। कुलुत, औदुंबर तथा कुलिंद गणराज्यों को कौटिल्य ने राज्य शब्दिन संघ या राजा की उपाधि को स्वीकार करने वाला गणराज्य माना है। तो कौटिल्य ने क्या कहा है? ये गणराज्य हुआ करते थे। छठवां है, जायसवाल जी ने अमोघ भूति को व्यक्ति विशेष न मानकर एक राजकीय पदवी माना है और इसका अर्थ है कभी न समाप्त होने वाला वैभव। ठीक है, तो ये वैसे चर्चा हो गई है इस पर। अमोघ भूति की रजत मुद्रा के अग्रभाग में 2 भुजाओं वाली नारी की आकृति अंकित है। थोड़ा सा अच्छे से समझना, अमोघ भूति की जो रजत मुद्रा है अग्रभाग में 2 भुजाओं वाली नारी की आकृति अंकित है, जो कि खड़ी मुद्रा में है, और नारी आकृति के दाएं हाथ में कमल और बायां हाथ मुड़ा हुआ मिलता है। ठीक है, कुछ मुद्राओं में नारी के हाथ में अस्पष्ट वस्तु दिखती है जिसे स्मिथ ने बोला है कि ये फल है, जबकि अन्य विद्वान इसे फूल मानते हैं। नारी आकृति के और मुंह किए हुए एक हिरण का भी चित्र हमें मिलता है, जिसकी सींगों के मध्य एक चिन्ह भी हमें मिलता है। इसे एलन ने नाग माना है और एलन ने पशु आकृति को हिरण ना मानकर बल्कि बैल माना है। थोड़ा सा इस मुद्रा को हम देख भी लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगी। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, रजत मुद्रा के अग्रभाग में 2 भुजाओं वाली नारी की आकृति अंकित है। एक तो ये फैक्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और देखिए कुछ मुद्राओं में नारी के हाथ में वस्तु दिख रही है, किसी ने बोला फल है, किसी ने बोला फूल है। हम देखते हैं ये वस्तु है क्या। नारी आकृति की और एक हिरण भी हमें मिलता है, लेकिन एलन ने बोला कि हिरण नहीं है बल्कि बैल है। अब देखिए ये देखिए नारी की आकृति, इसकी बात कर रहा है। देखिए ये चित्र दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर नारी की आकृति। अब यहाँ पर हाथ में क्या है ये तो कुछ स्पष्ट नहीं दिख रहा है। देखिए एक हाथ मुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है, देखिए ये। ठीक है, इसमें क्या है यहाँ पर, इस हाथ में कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है, हाथ का कुछ पता नहीं चल रहा है। और यहाँ पर हाथ में क्या है ये भी हमें पता नहीं चल रहा है। तो फूल जैसा ही किसी ने बोला कि फूल है, ठीक है, और किसी ने बोला कि ये फल है। अब कौन सा फल है ये तो पता नहीं, और ना ही ऐसा एग्जाम में आ सकता है, लेकिन एक नारी की आकृति बनी है। ठीक है, लगभग ऐसा मान सकते हैं आप। ठीक है, नारी की आकृति क्या बनी हुई है, और एक हिरण का यहाँ पर चित्र भी अंकित किया गया है। देखिए ये भी आपको दिख रहा होगा। तो ये कुलिंद वंश की मुद्रा है। ठीक है, कुलिंद वंश की मुद्रा। देखिए ये तो हिरण जैसा ही लग रहा है। ठीक है, बैल तो कहीं से नहीं लग रहा है। ठीक है, क्या माना है यहाँ पर, देखिए क्या लिखा हुआ है, हिरण न मानकर इसको बैल माना है। तो मुझे भी ये बैल जैसा नहीं लग रहा है, हिरण की आकृति ही ज़्यादा प्रतीत हो रही है। तो ठीक है, ये देखिए कुलिंद राजाओं की मुद्राओं में ये हिरण आगे दिख रहा है, और हिरण की टांगों के बीच में कोई चिन्ह है, ये भी स्पष्ट नहीं है। तो नाग माना है। ठीक है, इतिहासकारों ने क्या कहा है, नाग का है। तो अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत यहाँ पर दिए हैं। थोड़ा सा और बारीकी से देखें हम कुलिंद मुद्राओं में, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है। देखिए एक ये स्वास्तिक का चिन्ह हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, स्वास्तिक का चिन्ह देखने को मिल रहा है। अब ये देखिए यहाँ पर है चित्र इस टाइप से, तो किसी ने कहा है नाग है, किसी ने कहा लहरदार रेखाएँ हैं। ये देखिए ये क्या है, पेड़ जैसा लग रहा है। देखिए पेड़ जैसा, ठीक है, पेड़ जैसा। तो देखिए स्वास्तिक का निशान भी मिल रहा है। तो पेड़ पौधों के चित्र भी आपको कुलिंद मुद्राओं में देखने को मिल रहे हैं, और तो कुछ स्पष्ट नहीं है। देखिए ठीक है, तो थोड़ा सा बस देखना था एक नज़र, ताकि क्लियर हो सके काय का चित्र यहाँ पर बना हुआ है कुलिंद मुद्राओं में। अमोघ भूति की जो ताम्र मुद्राएं हैं उसकी रजत मुद्राओं के समान है, और ये ठलाई ठप्पा द्वारा निर्मित है। 9वां फैक्ट है, महाभारत के वर्ण पर्व में कुलिंद नरेश सुबाहु को किरात राज भी कहा गया है। महाभारत के वन पर्व में कुलिंद नरेश सुबाहु को किरात राज भी कहा गया है। 10वां है, महाभारत के द्रोण पर्व में किरात, खस, कुलिंद, तंगण, परत आदि जातियों का नाम एक साथ आया है। वर्तमान तक अल्मोड़ा भाती के कुल 58 सिक्के मिल चुके हैं, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। सिरकप तक्षशिला से मृग एवं देवी के रूप युक्त एक कुलिंद ताम्र मुद्रा प्राप्त हुई है, जिसका उल्लेख मार्शल ने किया है। इसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली है।
अमोघ भूति के अधीन कुडिन राज्य की सीमाओं में हिमाचल प्रदेश, गढ़वाल व कुमाऊं के अतिरिक्त अंबाला, सहारनपुर तथा बिजनौर जनपद के मैदानी भाग शामिल थे। कुछ इतिहासकारों का मानना यह भी है कि अमोघ भूति ने हिंद यूनानी साम्राज्य के खंडहरों पर एक पृथक राज्य की स्थापना करी थी। जब हिंद यूनानी साम्राज्य समाप्त हो गया था तो उसके खंडहरों पर क्या किया, अपने एक पृथक राज्य की स्थापना भी की थी। अमोघ भूति का अर्थ होता है जिसकी विभूति कभी कम ना हो। और कुडिनों के अगर हम आराध्य देव की बात करें तो कार्तिकेय। एक बार ऑनलाइन कोर्स में भी मैंने वैसे आपको ये बता रखा है। तो जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी ऑप्शन हैं यहाँ पर आप सॉल्व कीजिए, इनको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो अगले टॉपिक में मिलते हैं दोस्तों अब, ठीक है। धन्यवाद।